ओके, सो आई होप मेरी स्क्रीन सबको विजुअल होगी, मेरी वॉइस सबको आ रही होगी प्रॉपर से। चलिए। सो लास्ट क्लास में हमने पूरा ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं, चाहे आपने कहीं भी वेबसाइट बनाया हो, आपने एलिमेंटर से वेबसाइट बनाया हो, आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रखी है, चाहे किसी भी टाइप की वेबसाइट हो, बिजनेस वेबसाइट हो, ब्लॉगिंग वेबसाइट हो, हर एक तरह की वेबसाइट पे ऑन पेज सीख लिया था। एंड आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे बढ़िया से। ओके। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे ऑन पेज से आगे। आज से हम लोग टेक्निकल एसईओ को स्टार्ट कर रहे हैं। टेक्निकल एसईओ में क्या क्या चीजें आती है, किन किन चीजों पर ध्यान देनी है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रखा है। ओके। अब समझते हैं इस चीजों को कि टेक्निकल एसईओ क्या है। ऑन पेज तो हमें समझ में आ गया कि ऑन पेज में क्या होता है। ऑन पेज एसईओ में होता है कि हमें अपने वेबसाइट पर जितने भी कंटेंट्स है, ओके, वेबसाइट के जो कंटेंट्स होते हैं उनको ऑप्टिमाइज करना होता है। ऑप्टिमाइज इन द सेंस कि उसमें कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं, राइट। कीवर्ड रिसर्च करके वो करने होते हैं। फिर उसके बाद उसे प्लेस कीवर्ड प्लेसमेंट करने होते हैं, कहाँ कहाँ हमारे प्लेसमेंट होने वाले हैं। एंड ऑल ये सब सारी चीजें हमने क्लासेस में देख रखी ऑलरेडी कि कीवर्ड्स कहाँ कहाँ लगा सकते हो। तो कीवर्ड का प्लेसमेंट टाइटल में होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, यूआरएल में होना चाहिए। ओके। वो सब आपने देख रखा है। चलो मैं एक बार ऊपर करके दिखा देता हूँ फिर से वापस से। यस। ऑन पेज में टाइटल टैग को ऑप्टिमाइज करना होता है। टाइटल टैग को ऑप्टिमाइज करना, मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड ऐड करना होता है, यूआरएल स्ट्रक्चर को हमें सही रखना होता है। हेडर टैग्स जो होते हैं, जितने भी हेडर टैग्स H1 H2 हो गया, H1 H2 H3, इन सब में भी हमें कीवर्ड्स को यूज करना होता है। कीवर्ड यूजेज हमें देखना होता है कि ज्यादा ना हो। ओके। 1 से 2% के बीच में ये कीवर्ड हमारी होनी चाहिए डेंसिटी। कंटेंट की क्वालिटी हमें इंप्रूव करनी होती है, जैसे कि ये ह्यूमनाइज कंटेंट होनी चाहिए। ह्यूमनाइज कंटेंट होने से यहाँ पे कोई भी एआई का यूज नहीं करना है। फिर इंटरनल लिंकिंग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इंटरनल लिंक मतलब कि अपने ही वेबसाइट का डोमेन नेम, अपने ही वेबसाइट का कोई दूसरा कंटेंट हमें ऐड करना होता है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन में हमने देखा है कि इमेज को कॉम्प्रेस करना है। ओके। कॉम्प्रेस करने के लिए मैंने आपको एक टूल बताया था, excuse.com। excuse.com। इससे आपको अपने इमेज को पी वेब पी फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है, ताकि आपकी वेबसाइट जो है कॉम्प्रेस हो जाए। मोबाइल फ्रेंडली आपको बनाने हैं, की डेंसिटी 1 से 2% यूज करना है, एंड कंटेंट क्रिएटिविटी हमें स्ट्रांग रखनी है, ताकि लोग उसे अच्छे से पढ़ सके, समझ सके। ओके। फिर आउटबाउंड लिंक देखना होता है। काफी सारी चीजें थी जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर ली है, राइट। ऑन पेज जो जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो सारे हमने कवर कर लिया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अपने टेक्निकल एसईओ की तरफ। ओके। आज देखें टेक्निकल एसईओ क्या होता है। चलिए, सो टेक्निकल एसईओ रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये सब क्या कह रहा है। देखो, टेक्निकल एसईओ आप इतना समझो ना कि आपकी जो वेबसाइट आपने बना रखी है, ओके, आपने जो वेबसाइट बना रखी है उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है कि आपने डिजाइनिंग कैसे कर रखी है, आपकी डिजाइनिंग कैसी है। ओके। Optimizing website infrastructure to ensure it can be easily crawled and indexed by search engines। ओके, इस तरह से डिजाइन कर दूं ताकि जो सर्च इंजन है, सर्च इंजन, वो आपकी वेबसाइट को इजीली क्रॉल कर सके। क्रॉलिंग का मतलब ये समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा सा वेट कर लेना, क्रॉलिंग में बताऊंगा आगे। क्रॉल कर सके एंड इंडेक्स कर सके। अभी क्रॉल का मतलब आप सिंपल समझो, रीड करना। ओके, आपकी वेबसाइट को रीड करना, कि सर्च इंजन जब भी आपकी वेबसाइट पे आएगा तो आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर सकते, रीड कर सके। ओके। इस तरह से वेबसाइट को डिजाइन करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही बनाने हैं। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स इम्प्रूविंग साइट स्पीड। ओके। जिसमें कौन कौन सी चीजें होती है, तो सबसे पहले आपको दिखेगा साइट की स्पीड। ये पहले मैटर करता है कि आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करना है। मतलब कि अगर कोई पर्सन अगर आपकी वेबसाइट को सर्च कर रहा है, ओके, तो आपकी वेबसाइट जल्दी से लोड होनी चाहिए, इंस्टेंटली। ओके। फिर मोबाइल फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए, मतलब कि आपकी वेबसाइट मोबाइल में ज्यादातर अच्छी दिखनी चाहिए। यूआरएल का स्ट्रक्चर हमें अच्छा रखना है।
ओके। एक्सएमएल साइट मैप जो होते हैं उसे स्ट्रॉन्ग करने हैं। एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा मतलब होता है स्कीमा मार्कअप ये सब लगाना। तो कि ये सब चीजें इन्वॉल्व होती है टेक्निकल एसईओ में। ठीक है। among other backend elements in to enhance search engine visibility and ranking, और भी बाकी काफी सारी चीजें होती है जो कि यहाँ पर लिखे गए हैं। ओके। फिर से आप देखो, साइट की स्पीड हो गई, वेबसाइट की स्पीड हमें ऑप्टिमाइज करके रखनी है। ओके। मोबाइल फ्रेंडलीनेस, कॉलेबिलिटी, इंडेक्सिबिलिटी सही रखने हैं। एक्सएमएल साइट मैप, एचटीटीपीएस, एसएसएल सर्टिफिकेट जो होते हैं। ओके, आपने देखा होगा जब भी आप वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपको ऊपर में ऐसे साइन दिखते हैं, जैसे कि ये जिनमें की वेबसाइट है, यहाँ पे आप देखोगे। ओके। ये देखो, तो यहाँ पे आपको कनेक्शन इज सिक्योर दिख रहा होगा। कनेक्शन इज सिक्योर मतलब कि लॉक का साइन दिख रहा है, तो इसे ये एसएसएल कहते हैं। तो हमें एसएसएल एक्टिवेट रखना है। ओके। जिससे कि कोई आपकी डेटा को चोरी ना कर सके, आपकी वेबसाइट को हैक ना कर सके। ओके। फिर स्ट्रक्चर डेटा जिसे कि स्कीमा मार्कअप भी कहते हैं, तो स्कीमा मार्कअप ऐड करने अपने वेबसाइट पे, ताकि सर्च इंजन जब भी आए तो उसे अच्छे से क्रॉल कर सके। क्रोनिकल टैग आते हैं, यूआरएल स्ट्रक्चर आते हैं, रिडायरेक्शन, रोबोट डॉट टीएक्सटी, तो ये सारी चीजें हमारी टेक्निकल एसईओ के अंदर समझनी होगी हमें। ओके। टेक्निकल एसईओ के अंदर हमें इन सारी चीजों पर फोकस करना है, इससे हमें इम्प्रूव करना है। ओके। अगर आपने इतना इम्प्रूव कर लिया तो आपके टेक्निकल एसईओ जो होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, तो देखते हैं अभी एक एक करके सारे चीजों को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेब पेज स्पीड से। ओके। वेब पेज स्पीड का क्या मतलब होता है? ओके। इसका मतलब क्या है? वेब पेज स्पीड refers to the how quickly the content on a website load, page load and is displayed to user। मतलब कि अगर कोई पर्सन आपकी वेबसाइट को सर्च कर रहा है या फिर कोई भी कीवर्ड सर्च कर रहा है, जैसे कि मैंने जीमेट सर्च किया। ओके। तो जीमेट जब सर्च करते हैं तो कितनी जल्दी ये पेज सबको दिखता है। ओके, ये ध्यान दो कि मैंने जैसे ही यहाँ पे ये जीनमेट सर्च किया, तो ये जो पेज लोड हुआ, कितना टाइम लगा इस लोड होने में? कितना टाइम लगा लोड होने में? कितनी जल्दी आपको देख किया था, मैं फिर से अभी बताता हूँ। इनमें डॉट कॉम मैं एक बार अब एंटर कर रहा हूँ, ये एंटर किया मैंने, कितना टाइम लगा इसे लोड होने में, पूरा कंटेंट को डिस्प्ले होने में कितना टाइम लगा? बहुत ही कम टाइम लगा, बहुत नैनो सेकेंड्स लगे होंगे। ओके। तो वेब पेज स्पीड का मतलब यही होता है कि कितनी जल्दी आपके कंटेंट लोड हो रहे हैं आपके क्रोम ब्राउजर पे। ओके। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज सर्वर परफॉर्मेंस। तो ये सब किन किन चीजों पे डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट कितनी स्ट्रांग होगी। ओके। आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड कितनी फास्ट होगी, ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट की जो सर्वर है। ओके। आपने जो सर्वर ले रखा है वो कैसा है, वो कितना स्ट्रांग है, सबसे पहले तो इस पे डिपेंड करता है। ओके। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको लिस्ट के अकॉर्डिंग, ओके, आपकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सर्वर बाई करने होते हैं। तो आप लोगों को अभी होस्टिंगर का जो सर्वर दिया गया है, होस्टिंगर का सर्वर दिया गया है, तो आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग, ओके, आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग, जो आपने अभी दो तीन वेबसाइट बनाई है, ई कॉमर्स की वेबसाइट होगी, या फिर जो भी अलग अलग वेब टाइप्स की वेबसाइट है, उनके अकॉर्डिंग काफी अच्छे होस्टिंग आपको दिए गए हैं। ओके। उनमें आपके वेबसाइट आप देखो तो बहुत क्विकली लोड होते हैं। राइट। अब जिनकी वेबसाइट बड़े बड़े वेबसाइट्स होते हैं जिन पे काफी हैवी डेटा होते हैं, ओके, उनको मैनेज करने के लिए नॉर्मल जो होस्टिंगर होते हैं, होस्टिंगर जो नॉर्मल प्लान्स हो गए, इन सब से काम नहीं चलता है। इनको एक हैवी सर्वर चाहिए होता है, एक बड़ा सर्वर चाहिए होता है, तो उनके अकॉर्डिंग वो परचेज करते हैं। ओके। उनके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, सर्वर को परचेज करते हैं। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने पेज की वेबसाइट है, कितना बड़ा वेबसाइट है। ओके। अगर मैं मान लेता हूँ कि फ्लिपकार्ट को मैं दे दूँ, फ्लिपकार्ट को ये आप जो होस्टिंगर हम लोग यूज कर रहे हैं, वो फ्लिपकार्ट को तो ये कभी रन नहीं कर पाएगा। कभी भी ये रन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके डेली के ट्रैफिक इतने ज्यादा है ना, डेली के ट्रैफिक इसके इतने हैं
कि वो आपका सर्वर उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। ओके, आपका सर्वर जो है उसे हैंडल कर ही नहीं पाएगा कभी भी। तो सबसे पहला आपका सर्वर होता है, सर्वर स्ट्रांग रखनी पड़ती है आपको। ओके, सर्वर परफॉर्मेंस। फिर होती है फाइल साइज, कि आप जो फाइल यूज कर रहे हो अपनी वेबसाइट पर, आप जो जो फाइल्स यूज कर रहे हो, फाइल्स मतलब कि ये हो सकता है आप इमेज यूज कर रहे होंगे, आप वीडियो यूज कर रहे हैं। ओके, आप कोई पीडीएफ वगैरह यूज कर रहे हैं, या फिर एनी काइंड ऑफ फाइल आप यूज कर रहे हो, तो उसके साइज कैसे है, साइज कितने ज्यादा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड कितनी होगी। इन सब पे भी डिपेंड करता है लोडिंग स्पीड। अगर आपने अपने वेब पेज पे, अपनी वेबसाइट पे काफी हैवी हैवी इमेज, वीडियो, पीडीएफ ये सब डाल रखा है, तो आपकी लोडिंग स्पीड हाई जाएगी ही जाएगी। ओके, वो हाई होंगे। इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि आप जब भी कोई इमेज अपलोड करो, ओके, जब भी कोई इमेज आप अपलोड करते हैं, तो उसे आप कॉम्प्रेस करना ना भूलें, उसे आप कॉम्प्रेस करना ना भूलें। एंड उसको वेब पी फाइल में जरूर कन्वर्ट कर ले, ताकि आपकी इमेज कॉम्प्रेस हो जाए एंड बहुत लाइक साइज में कम हो जाए। ठीक है, तो ये इमेज साइज पे डिपेंड करता है। आपने अगर कुछ कोड ले रखा है, कुछ एलिमेंट्स लगा रखा है, जैसे कि एलिमेंटेड आप सबने यूज किया हुआ, तो होता है कभी कभी कि आप हैवी एनिमेशंस लगा देते हैं। ओके, आप क्या करते हैं, हैवी एनिमेशंस कभी कभी लगा देते हैं, जिससे कि आपकी वेबसाइट स्लो हो जाती है, उससे लोड करने में टाइम लगता है। ओके, आप जितना एनिमेशन यूज करोगे, जितना आप सीएसएस यूज करोगे, सीएसएस मतलब जितनी स्टाइलिंग आप यूज करते हैं, या जितनी ज्यादा, ओके, उतना आपकी वेबसाइट की स्पीड जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा एनिमेशन यूज नहीं करना है। हाँ, अगर आपकी नीड वैसी है कि एनिमेशन यूज करना है, तो आपको फिर होस्टिंग अपनी सर्वर स्ट्रांग रखने पड़ेंगे। जैसे रिबन का साइट पे कुछ नहीं है, मैं इसे लोड करता हूँ, 3 मिनट में लोड किया, कितना इजीली लोड हो गया। ओके, यहाँ पे इजी लोड है कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, बस एक टेक्स्ट लिखे हुए एक इमेज यहाँ पे कुछ बैलेंस लिखा है। ओके, कोई एनिमेशन नहीं, एकदम सिंपल सा वेबसाइट है। ओके, जैसे कि इसकी स्पीड अच्छी खासी रहती है। ओके, एंड स्पीड अच्छी खासी रहेंगे तो लोड जल्दी हो गए, एंड यूजर तक हम जल्दी से डिलीवर कर पाएंगे अपनी चीजों को। फिर आते हैं ब्राउजिंग कैशिंग हो गया। ओके, आपकी ब्राउजर की कैशिंग आपने इनेबल कर रखा है, तो वो सब भी आप यूज कर सकते हैं। एंड नंबर ऑफ रीडायरेक्ट्स, मतलब कि आपने अगर अपने वेब पेज में बहुत सारे मल्टीपल रीडायरेक्ट्स ला के रखे हुए हैं। रीडायरेक्शन का मतलब होता है कि एक पेज से दूसरे पेज पे ऑटोमेटिक सेंड कर देना। ओके, तो वहां पे अपने अगर अगर आपने रीडायरेक्शन ला के रखे हैं, ओके, तो इससे भी आपकी साइट जो होती है वो स्लो होती है। ठीक है, अ गुड वेब पेज स्पीड इज टिपिकली अंडर 2 सेकेंड्स। देखो, एक अच्छा स्पीड जो माना जाता है, ओके, जिसमें कि आपकी वेबसाइट लोड हो जाए, दैट इज अंडर 2 सेकेंड। अगर आपकी वेबसाइट विद इन 2 सेकेंड लोड होके आ जा रही है, ओके, तो आपकी वेबसाइट अच्छी है, काफी अच्छी है। ओके, मतलब लोग अच्छा एक्सपीरियंस कर पाएंगे उससे। एक आइडियल टाइम इसे माना जाता है अंडर 2 सेकेंड। लेकिन अगर 1 से 3 सेकेंड भी लग रहा है, ओके, अगर 1 से 3 सेकेंड तक भी लग रहा है, तो भी ये ठीक ठाक है। ओके, कोई खराब नहीं है, इसे भी अच्छा ही माना जाता है। और 3 सेकेंड भी लगे, लेकिन ट्राई करना कि और भी ऑप्टिमाइज करते रहे। ओके, अगर देखो फ्लिपकार्ट के साइट में ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट मैंने ओपन की, कितना जल्दी ओपन हुआ, क्या टाइम लगा ओपन होने में। इस पे इतने सारे प्रोडक्ट भरे पड़े हैं, इतने सारे लोग डेली विजिट करते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर टाइम लगा इसे लोड होने में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसने अपने वेबसाइट को स्ट्रांग बनाया है उस तरफ से, ताकि जितने भी ट्रैफिक आ रहे हैं उन सबको ये इजिली हैंडल कर पाए। अगर मैं अमेजन के साइट ओपन करता हूँ, देखो कितना फास्ट ये लोड हुआ, राइट, कितना फास्ट ये लोड होके आ रहा है। तो इन सबको ऑप्टिमाइज करना होता है अपने तो ये सब टेक्निकल ऐसे में ही आते हैं। विद इन 2 सेकेंड अगर लोड हो रहे हैं, दैट इज गुड फॉर योर वेबसाइट। ओके, अगर 2 सेकेंड के अंदर लोड हो गया तो सही है।
इसे एक अच्छा टाइम माना जाता है। अब ये सारी चेक कैसे करेंगे कि आप हमारी वेबसाइट 2 सेकेंड के अंदर लोड हो रही है फिर नहीं हो रही है। ओके, तो इसके लिए काफी सारे टूल्स है, मैं अभी बताऊंगा चीजों को। पेज स्पीड लॉन्गर देन 3 सेकेंड्स में लीड टू हायर बाउंस रेट। देखो अब जो वेबसाइट 3 सेकेंड से ज्यादा लोड होती है उसका क्या। तो जितनी वेबसाइट 3 सेकेंड से ज्यादा टाइम ले रहे हैं लोड होने के लिए, ओके, मोर देन 3 सेकेंड्स, तो उनकी वेबसाइट पे बाउंस रेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, उनकी वेबसाइट पे बाउंस रेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो पहले तो आप बाउंस रेट को समझो कि ये बाउंस रेट क्या है। बाउंस रेट क्या है? बाउंस रेट का मतलब सिंपल सा है, किसी ने आपकी वेबसाइट को ओपन किया। ओके, किसी ने आपकी वेबसाइट को ओपन किया लेकिन पूरा विजिट करने से पहले ही वो, ओके, कुछ एक्शन करने से पहले या फिर बहुत जल्दी आपकी वेबसाइट से वो चला गया। ओके, बहुत जल्दी वो आपकी वेबसाइट से चला जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ओपन करता हूँ डक फोल्डर.com मैंने ओपन किया। ओके, ये वेबसाइट लोड हुई, मान लेते हैं कि इस वेबसाइट को लोड होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया। ओके, इट टुक्स मोर देन 3 सेकेंड्स। ओके, तो लोग उतना वेट नहीं करेंगे। जैसे कि for example, आप अच्छे से समझो, मैंने यहाँ पे सर्च किया व्हाट इज एसटी, मैंने सर्च किया तो देखो काफी सारी वेबसाइट यहाँ पर आ रहे हैं। सर्च इंजन लैंड आ रहे हैं, मॉन्स.कॉम। अगर मैं मॉन्स.कॉम को ओपन करता हूँ एंड ये काफी टाइम ले ओपन करने के लिए, लाइक 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, इतने टाइम लग रहे हैं इसे ओपन होने में, तो कोई पर्सन यहाँ पे उतना देर वेट नहीं करता बिकॉज दे हैव अदर ऑप्शंस। वो सर्च इंजन लैंड में चले जाएंगे। अगर ये ज्यादा टाइम ले रहा है तो हमारे पास और भी ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे गूगल की वेबसाइट पे चला जाऊंगा। ओके, अगर इसे टाइम लगे तो मैं नीट पटेल की वेबसाइट पे चलाऊंगा, मतलब कि दे हैव ऑप्शन। ओके, उनको वापस जाने के लिए काफी सारे ऑप्शन है, वापस जाने के लिए काफी सारे रीजन है, क्योंकि उनको अच्छी अच्छी और वेबसाइट मिल जाएंगी। ठीक है, तो लोग वेट नहीं करते। एंड बाउंस रेट का मतलब यही होता है कि लोगों ने आपकी वेबसाइट को ओपन तो किया लेकिन कुछ भी हरकत करने के पहले, कुछ भी एक्शन करने से पहले वो आपकी वेबसाइट से चलेगा वापस। जैसे कि थोड़ा सा फॉलो किया एंड एक ही पेज को विजिट किया, चला गया वापस। तो इससे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग बाउंस रेट कहते हैं। आपने कोई वेबसाइट ओपन किया, ओके, लेकिन उसे कोई एक्शन नहीं किया, उसके बाद आपने कोई एक्शन नहीं किया, तो इसे हम लोग कहते हैं बाउंस रेट। इसे क्या कहते हैं हम लोग, बाउंस रेट कहते हैं। बिना कोई एक्शन किए आप वेबसाइट से हट जाते हो। अब एक्शन में आपकी स्क्रॉलिंग भी हो सकते हैं, स्क्रॉल नहीं किया आपने, कहीं क्लिक नहीं किया, कुछ रीड नहीं किया, मतलब कि बहुत जल्दी आपने वहां से एग्जिट ले लिया, तो डेट इज कॉल्ड बाउंस रेट। ठीक है, तो ये देखो, अगर 3 सेकंड से ज्यादा लोड हो रहा है तो यहाँ पे बाउंस रेट का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। एंड बाउंस रेट इज नॉट गुड फॉर आवर वेबसाइट। बाउंस रेट जो है हमारी वेबसाइट के लिए सही नहीं है। ठीक है, ये नेगेटिव इफेक्ट डालता है आपकी एसईओ रैंकिंग पे। अगर आपकी वेबसाइट की बाउंस रेट काफी हाई हो रहे हैं, ओके, अगर वेबसाइट की बाउंस रेट काफी हाई हो रहे हैं तो आपकी रैंकिंग में इफेक्ट पड़ सकता है। मान लेते 10 लोगों ने आपके वेबसाइट को विजिट किया, उसमें से 10 में से 7 लोग वापस चले गए बिना कुछ विजिट किया, तो ये एक नेगेटिव एसईओ हुआ। एंड इससे आपकी एसईओ रैंकिंग पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि आप उन यूजर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। वो यूजर आपके सर पे आए तो, लेकिन उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो गूगल देखा है कि सेटिस्फाई हो नहीं रहा तो लोग वापस जा रहे हैं, तो आपके सर धीरे धीरे नीचे करना स्टार्ट कर देगा टॉप में से। अगर आप रैंक 1 पे हो तो रैंक 2 पे कर देगा, रैंक 3 पे कर देगा, फिर ऐसे। ओके, क्योंकि गूगल का अल्टीमेट गोल है कि यूजर्स का सेटिस्फैक्शन हो। ठीक है, चलिए, एज स्पीड इज एन इम्पोर्टेंट रैंकिंग फैक्टर इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो वेब स्पीड को ऑप्टिमाइज करना है हमें। ओके, चलिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है आपकी रैंकिंग के लिए। अब देखते हैं टूल्स टू चेक वेबसाइट स्पीड। अब बात करते हैं कि वेबसाइट की स्पीड को चेक करने के लिए काफी सारे टूल्स हैं। ओके, जिसमें कि 2 टूल मैंने यहाँ पे लिस्ट करके रखे हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। सबसे पहला टूल जो है आपको दिखता है,
tools.pingdom.com, इट इज ए फ्री टूल, यू कैन यूज दिस। चलो मैं चलता हूँ इस वेबसाइट, tools.pingdom.com। ओके, किंगडम वेबसाइट स्पीड टेस्ट, ठीक है। आप अपने वेबसाइट का यूआरएल डाल दें, ओके, जैसे कि मैं जीमेल का डाल दे रहा हूँ। कहाँ से सर्च करना आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। एशिया से सर्च करना, जहाँ से सर्च करना आप वो सर्च कर लो। अगर इंडिया मिलता तो ठीक है, नहीं तो इतने ही ऑप्शन है हमारे पास। तो चलो मैं एशिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करते हैं एंड जस्ट वेट टू शो यू द रिपोर्ट कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कैसी है। ओके, देखो अभी ये टेस्ट कर रहा है, बाकी टूल का भी हम यूज करके देखेंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। नाउ यू कैन सी कि हमारे रिपोर्ट्स यहाँ पर आ चुके हैं, ओके। नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख जाएगी हमारी वेबसाइट की रिजल्ट, यू कैन सी हियर परफॉर्मेंस ग्रेड जो है 86 है, ओके। आपकी वेबसाइट का एक ग्रेड यहाँ पे डिसाइड होता है कि कौन से ग्रेड में हो आप, ओके। तो 86 अभी फिलहाल है। टोटल पेज, ये जो पूरा होम पेज देख रहे हो, पूरा होम पेज, ओके। आप इसमें देखो कितने सारे टेक्स्ट यूज किए गए हैं, कितने सारे इमेज यूज किए गए हैं, कुछ सीएस यूज किए गए हैं, ओके। इवेंट जितने सारे हैं टोटल मिलाकर, ओके, टोटल मिलाकर हमारी वेबसाइट की जो एक्चुअल साइज है दैट इज अराउंड 2.5 MB, ओके। पूरे वेबसाइट का साइज, पूरे पेज का, पेज जो दिख रहा है ना, पूरे वेबसाइट की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे वेबसाइट में तो काफी ज्यादा हो जाएगा। ये जो होम पेज दिख रहा है, ओके, इसकी साइज जो है 2.5 MB है। देखो कितना कम है, 2.5 MB। एंड लोडिंग टाइम की बात करें तो 1.23 सेकेंड्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो कि लोड होने में टाइम लगता है। अगर मैं जीमेल को सर्च कर रहा हूँ gmail.com, तो यहाँ पे टोटल 1.23 सेकेंड लगे इसे लोड करने के, पूरा पेज को लोड करने में, ओके। जो कि काफी अच्छा है, ओके। रिक्वेस्ट 28, ये सब हम लोग आगे समझेंगे रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है। थोड़ा सा आप नीचे आओगे ना तो आपको आपकी साइट पे क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं वो दिखाई देगा, ओके। जैसे कि सबसे पहले आप हमें बोला जा रहा है कंप्रेस कंपोनेंट विथ जिप, ओके। मतलब कि अपने वेबसाइट पे थोड़ा सा और भी हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, ओके। एचटीटीपी रिस्पॉन्स जो है काफी हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आगे समझेंगे क्या क्या चीजें हैं, ओके। ये देखो और भी रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे देखने को, जैसे कि इमेज का साइज हमारे पूरे वेब पेज पे, इस पेज पे सबसे ज्यादा जो साइज कंज्यूम कर रहा है दैट इज इमेज। इमेज का टोटल साइज यहाँ पे आप देखो तो 2.0 MB है। कितने, 2 MB पूरा साइज यहाँ पर आपको दिखता है, ठीक है। 2 MB का साइज पूरा इमेज का है। स्क्रिप्ट जो यूज किए गए हैं उसके साइज इतने हैं, फिर सीएसएस साइज ये दिख रहा है। तो इस तरह से आपको अलग अलग कंपोनेंट के साइज दिख जाते हैं, ओके। चलो, इमेज कितनी बार यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजे गए, मतलब कि इमेज को लोड करेंगे, रिक्वेस्ट आप समझ ही लो अभी, ओके। रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि ये होम पेज को लोड करते समय है, होम पेज को लोड करते समय आपकी वेबसाइट पे, देखो अब मैंने यहाँ पे क्या किया ना, मैं जब वेबसाइट को लोड करता हूँ तो उससे होता है क्या, देखो जब भी कोई वेबसाइट लोड होती है तो लोड होते समय वेबसाइट पर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो कोई वर्ड भी कोई ना हो, ओके, वो आपके सर्वर से कनेक्ट होता है। आपकी वेबसाइट पर कुछ नहीं है, आपके सभी इमेज आपकी वेबसाइट पर नहीं है, इस बात को समझो। ये इमेज, ये बटन, ये टेक्स्ट, ये सारे जो है आपकी वेबसाइट पर नहीं है, ये जो है आपके सर्वर पर है। आपने जो होस्टिंग किया है, ओके, इस होस्टिंग पर आपके सारे इमेज, सारे वीडियोज है, ओके। तो हम लोग जब भी वेबसाइट को लोड करते हैं ना, ओके, हम जब भी वेबसाइट को लोड करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो जब हम लोग वेबसाइट को लोड करते हैं तो पहले तो वेबसाइट पे ये देखा जाता है कि यहाँ पर क्या है, ओके, यहाँ पर क्या चीजें लगी हुई है। तो यहाँ पर एक इमेज लगा हुआ है, ओके। तो ये जो वेबसाइट का है, वेबसाइट क्या करेगा, सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट सेट करता है, ओके। सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट सेट करता है एंड फिर सर्वर देखता है कि यहाँ पर कौन सा इमेज लगा हुआ है, ओके। ये कौन सा इमेज लगा हुआ है, तो फिर सर्वर इसे वापस सेंड करता है, लो भाई इस इमेज को
एक इमेज फाइल सेंड करता है, इमेज फाइल को सबसे सेंड किया, एंड यहाँ पे वो फिर इमेज लोड होते हैं। फिर थोड़ा सा टेक्निकल चीजें होती है। वॉइस इशू आ रहा है क्या? वॉइस सही है ना? आवाज सही से आ रही है सबको? एक बार चैट बॉक्स बता दे फास्ट। ओके परफेक्ट, वॉइस ठीक है। आवाज सही, जिनके साइड से अगर प्रॉब्लम है ना तो आप एक बार चेक कर लेना। ओके, एक सेकेंड में चेक कर ले रहा हूँ फिर से वापस से। कॉल करना, मैं एक बार नेटवर्क स्विच कर लेता हूँ। ओके, अभी क्लियर है आवाज सबको? अभी वॉइस प्रॉपर आ रही है सबको? समझ में आ रहा है सबको? अभी वॉइस आ रही है प्रॉपर? ओके चलिए, सो ना फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए अभी फिर से स्टार्ट करते हैं। इन सबको मैं कट कर दे रहा हूँ। चलिए, सो यहाँ पे देखो हमारी वेबसाइट की जो मैंने चेक किया था, एक बार फिर से ओवरऑल कर दे रहा हूँ। मैंने जो वेबसाइट चेक किया था अपना gmail.com, तो उसके रिजल्ट आपको यहाँ पर दिखते हैं, जिसमें कि परफॉर्मेंस ग्रेड आपको मिलते हैं। आपकी वेबसाइट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखकर आपको एक ग्रेड दिया जाता है। ओके, तो हमारे पास बी ग्रेड है। 86% की परफॉर्मेंस ग्रेड हमें दी गई है। टोटल पेज की साइज जो यहाँ पर है, ओके, होम पेज की साइज डेट इज अराउंड 2.5 MB। ये पूरे वेबसाइट पे मिला के जितने भी इमेज वगैरह सब दिए गए हैं, ओके, उन सबको मिलाकर जो साइज है वो कितने हैं? 2.5 MB की साइज है, 2.5 MB की साइज बस बनी हुई है। ओके, लोड टाइम की बात करें तो 1.23 सेकेंड्स लगे हैं वेबसाइट को लोड होने के लिए। ओके, एंड 78 रिक्वेस्ट टाइम है। 78 रिक्वेस्ट यहाँ पर है। रिक्वेस्ट का मतलब अभी मैं समझा देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ये चीजें दिख जाएगी, कौन सा कंटेंट कितने साइज कंज्यूम कर रहा है। तो 80% जो साइज है वो आपकी इमेज लिया हुआ है। ओके, आपकी साइड पे इमेज ज्यादा है, ये देखो एक इमेज यहाँ पर मिल जाएंगे, फिर एक इमेज ये मिल जाएगा, फिर एक इमेज यहाँ मिल जाएगा। इस तरह से जो है ना मल्टीपल इमेजेस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल इमेजेस मिल जाते हैं, तो इमेज का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ओके, एक सेकेंड। इमेज का साइज आपको यहाँ पे दिखता है 2.0 MB। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए जल्दी से, इमेज का साइज आपको यहाँ पर 2 MB दिख जाता है। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट हो गया, CSS हो गया, फॉन्ट, HTML एरर्स, जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं, ओके, जितने भी चीजें मैंने यूज की वेबसाइट पे, उन सबका साइज मिलाकर टोटल 2.5 MB का बन रहा है। कितना बन रहा है? 2.5 MB का बन रहा है।
ओके। अब देखो, रिक्वेस्ट कितने सेंड किया गया है, रिक्वेस्ट का मतलब समझे अब। ओके, रिक्वेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है। देखो, जब भी हम वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे कि ये वेबसाइट है। ओके। अब देखो होता क्या है ना, थोड़ा सा ये ध्यान समझना। मैं कहीं ये समझो ध्यान से। ओके, वेबसाइट एंड होस्टिंग कैसे यहाँ पे काम करे, रिक्वेस्ट का मतलब समझा रहा हूँ आपको, रिक्वेस्ट का मतलब क्या है। ओके, देखो, वेबसाइट आपने बना ली है। ओके, आपने क्या किया है, एक वेबसाइट बनाया है, एंड आपने एक होस्टिंग ले रखा है। ओके, आपने क्या कर रखा है, एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म ले रखा है। ठीक है, आपकी वेबसाइट, ओके, इस होस्टिंग से कनेक्टेड है। आपकी साइट क्या है, होस्टिंग से कनेक्टेड है। ओके, आप जो वेबसाइट पे ये सारी चीजें देख रहे हैं, जो टेक्स्ट देख रहे हो, जो इमेज देख रहे हो, ओके, जो बटन जो देख रहे हैं, जो यूआरएल आप देख रहे हो, जो पीडीएफ देख रहे होंगे, वो सारा आपकी वेबसाइट पर नहीं लिखा हुआ है। ये सारे आपके वेबसाइट पे स्टोर नहीं है। जो इमेज, जो टेक्स्ट, जो इमोजी आप देख रहे हो, जितने भी आइकन्स देख रहे हैं, ओके, दीज आर नॉट स्टोर्ड ऑन योर वेबसाइट। ये सारे जो है वेबसाइट पे स्टोर नहीं होते, आपके होस्टिंग सर्वर पे स्टोर होते हैं। ओके, यहाँ पे जितने विजुअल्स आपको दिखते हैं, जो आपको इमेज दिख रहे हैं, ओके, मल्टीपल इमेज जो दिख रहे हैं, वो सारे आपकी होस्टिंग सर्वर पे ही होते हैं स्टोर। ओके, होस्टिंग सर्वर पे ही सारे स्टोर होते हैं। ठीक है। अब देखो, जब आप वेबसाइट को लोड करते हैं एक बार फर्स्ट टाइम में, ओके, जब आप क्या करते हैं, वेबसाइट को लोड करते हैं, तो आपकी वेबसाइट पूरी तरह से ब्लैंक होती है अभी। ओके, जब भी आप डोमेन सर्च कर, जैसे कि मैं लिंक सर्च कर रहा हूँ, तो अभी वेबसाइट में कुछ नहीं है, एकदम ब्लैंक है, एकदम ब्लैंक। ओके, लेकिन अब वेबसाइट को ये पता है कि यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जो इमेज यहाँ पे यूज किए गए हैं, ओके, उससे उससे रिकॉल करना है। तो आपका वेबसाइट क्या करता है, ओके, उसने देखा कि यहाँ पर जो है एक इमेज लगे हुए हैं, तो इस इमेज को रिकॉल कहाँ से करता है, वो रिकॉल कर रहा है आपकी होस्टिंग से। ओके, ये वेबसाइट क्या करता है, भैया आप मुझे यहाँ पर जो इमेज है, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, आप इमेज ये दे दो। तो होस्टिंग होस्टिंग पर जो इमेज यहाँ पे अपलोड होते हैं, ओके, होस्टिंग पे जो फाइल रखे हुए हैं, ओके, जितने भी इमेज, वीडियो, यूआरएल, ये सब स्टोर रहते हैं आपके होस्टिंग पर। ओके, वो होस्टिंग क्या करता है, यहाँ से इमेज को पिक करता है कि कौन सा इमेज है, कौन सा इमेज है, तो ये वाला इमेज है। अब होस्टिंग क्या करेगा, वापस से ये इमेज को यहाँ पर डिलीवर करता है, एंड तब जाके आपकी इमेज यहाँ पर दिखती है। ओके, तो ये प्रोसेस होता है, रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट जो है कितनी बार चीजों को मांग रहा है होस्टिंग से, कितनी बार रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। ओके, तो रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है, आई होप सबको समझ में आया होगा रिक्वेस्ट का मतलब क्या है। ओके, कि कितनी बार आपकी वेबसाइट रिकॉल कर रहा है होस्टिंग को, ओके, कि हमें ये कंपोनेंट चाहिए। ये एक बार लोड हो गया, एक बार में इसने एक इमेज मांगा, सेकेंड इमेज को लोड करने के लिए फिर से रिक्वेस्ट सेंड करता है। ओके, कि इस बार जो है हमें ये वाले इमेज चाहिए जहाँ पे कि लोग यहाँ पे है। ओके, स्टूडेंट का इमेज कोई लगा हुआ है या फिर कोई कोर्स का इमेज है, तो वो चाहिए। अब इस बार होस्टिंग फिर से ढूंढ रहा है कि कौन सा इमेज है यहाँ पर एक्चुअल में। ओके, एंड फिर वो रिक्वेस्ट का यहाँ पे अप्रूवल लेता है, एंड यहाँ पे फिर इमेज लोड होते हैं। तो ये प्रोसेस चलता है, एंड इसी में तो टाइम लगते हैं। टाइम आपके यहीं पर लग रहे होते हैं, जितना भी टाइम लगता है। ठीक है, चलो, एक सेकेंड। चलिए, ये एक बार क्लियर हो गई तो मुझे एक बार चैट बॉक्स बता दे, क्या ये बातें क्लियर हो गया सभी लोग। ये रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, क्या सभी लोग क्लियर हो गए हैं। ओके, परफेक्ट। रिक्वेस्ट का मतलब यही होता है कि आपकी वेबसाइट आपके सर्वर को कितनी बार रिकॉल कर रहा है चीजों को लेने के लिए। ठीक है, तो इसे मैं अभी इरेज करता हूँ एंड चलते हैं आगे। ओके,
तो हमारी वेबसाइट पे टोटल जो रिक्वेस्ट है, टोटल रिक्वेस्ट कितने, 78 रिक्वेस्ट है। कितने हैं, 78 रिक्वेस्ट टोटल है। जिसमें कि 67 जो इमेज का रिक्वेस्ट है। मतलब कि हमारे वेबसाइट पर इस वाले वेब पेज में कितने सारे इमेज यूज किए गए। फर्स्ट इमेज यहाँ पर आप देखोगे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सेकेंड इमेज ये रहा, थर्ड इमेज, तीन, चार, पाँच, छ, छह इमेज यहाँ तक हो गया, सात इमेज, आठ, नौ, 10, इस तरह से करते करते टोटल जो यूज किए गए हैं, देखो यहाँ भी इमेज यूज किए गए हैं। ओके, यहाँ भी इमेज यूज किए गए हैं, फिर ये एक इमेज है, ये सारे के सारे इमेज यूज किए गए हैं। ओके, ये इमेज, इतने सारे इमेजेस जो यूज किए गए हैं हमारे वेब पेज पे, देखो कितने सारे इमेज है। ओके, दीज ऑल आर द इमेजेस। ओके, तो टोटल जो इमेज का रिक्वेस्ट भेजा है होम पेज ने, सिर्फ और सिर्फ होम पेज ने, ओके, वो हमारे वेबसाइट पे कितने हैं, 67। ओके, 67 रिक्वेस्ट इमेज ने भेजा है। फिर स्क्रिप्ट, पांच स्क्रिप्ट के लिए भेजा गया है। ओके, जो फाइल्स वगैरह बने होते हैं, सी एस एस, एच टी एम एल, ये सब फाइल जो होते हैं उनके लिए भी रिक्वेस्ट सेंड किए जाते हैं। एरर्स के भी कुछ कुछ रिक्वेस्ट है। ओके, कुछ एरर्स आए उनके। एंड ऐसे करके टोटल 78 रिक्वेस्ट भेजे गए हैं सर्वर पे। जो फॉन्ट वगैरह अपलोड किए गए हैं, ओके, उसके एक रिक्वेस्ट है, एक सी एस एस फाइल का रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। ओके, देखो कंटेंट साइज बाई डोमेन। ओके, अब डोमेन की बात करें तो डोमेन यहाँ पे जिनमा डॉट कॉम की साइज यहाँ पे 2.2 MB। ओके, फिर गूगल टैग मैनेजर की जो साइट लगे हुए हैं। ओके, आपने अपने वेबसाइट को वेरीफाई करने के लिए काफी सारी चीजों को यूज किया होगा, साइट किट को यूज किया आपने, गूगल टैग मैनेजर का यूज किया होगा आपने। तो उन सबका साइज आपको यहाँ पर दिखता है। जैसे क्लाउड फ्लेयर का यूज किया गया तो उसका 7.1 KB का साइज है। टोटल 2.4 MB। रिक्वेस्ट बाय डोमेन नेम, ओके, तो इतने सारे वेबसाइट ने रिक्वेस्ट सेंड किया था, टोटल 78 हुए थे। ओके, चलिए खैर, ये सब बात तो हो गई, थोड़ा सा टेक्निकल था ये। ओके, बट आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो ये एक टूल की बात रही कि आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को चेक कर सकते हैं। ऐसे और भी टूल्स है, जैसे कि जीटी मैट्रिक्स हो गया। ओके, क्या है जीटी मैट्रिक्स है, चलो इसे भी थोड़ा सा देखते हैं। साइट की स्पीड चेक करना और उसे ऑप्टिमाइज भी करना। अगर साइज की स्पीड अच्छी खासी नहीं है तो उसे आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो एक से भी ओपन हो गया, चलो आप सर्च करना किनेमेटिक्स की मैट्रिक्स। ओके, आप ऐसे सर्च करो तो आपको फर्स्ट वेबसाइट इसी की दिखेगी। ओके, यहाँ पर आप अपने वेबसाइट का नेम एंटर करें, जैसे कि जिनमें.com है, जिनमें.com। ओके, टेस्ट नाम पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट को भी पूरी तरह से चेक कर रहा है। आप देखो, इसने एनालाइज करना स्टार्ट किया था। ओके, अभी हमारी रिपोर्ट जनरेट हो रहा है एंड नाउ यू कैन सी हियर, हमारे रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ओके, यहाँ पर इस साइट ने हमें परफॉर्मेंस में दिया है 98%। ओके, ए ग्रेड दिया है इसने, उसमें बी ग्रेड थे, इसमें ए ग्रेड दिए गए हैं। ओके, जिसमें कि 97% स्ट्रक्चर बेस पे, मतलब कि हमारी वेबसाइट की स्ट्रक्चर काफी अच्छी है। जिनमें.com की स्ट्रक्चर काफी अच्छी है, तो इसने मुझे 97% दिया है। ओके, एलसीपी इतने हैं। ओके, एलसीपी का मतलब जो होते हैं ना वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, एलसीपी का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट जो है फर्स्ट टाइम में जब लोड हो रही है, ओके, तो कितने टाइम लग रहे हैं। ओके, फर्स्ट टाइम में जब लोड होती है, ओके, वो कितने टाइम लग रहे हैं, जैसे कि हीरो सेक्शन लोड होने में या पूरी पेज लोड होने में जो टाइम लगता है। ओके, वो, चलो, बाकी मैं अगर लॉग इन करूँ तो मुझे और भी रिजल्ट दिख जाएंगे। वेट अ सेकेंड। चलिए, नीचे आप देखो तो और भी रिजल्ट आपको यहाँ पर दिखते हैं। ओके, कहाँ से कहाँ तक लोड में क्या टाइम लगे हैं, फर्स्ट एफसीपी क्या लगा, एलसीपी क्या लगा, वो सब दिख जाता है।
ओके, फर्स्ट टाइम लोड होने में यहाँ पे 702 मिली सेकेंड लगे हैं। एलसीपी को लोड होने में जो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट कंटेंट था, ओके, उससे लोड होने 995 मिली सेकेंड्स लगे हैं। एंड पूरा लोड होते होते 1.7 सेकेंड तक यहाँ तक लोड हुआ है, पूरा लोड होते होते आपके टाइम जो लग गया है काफी ज्यादा, ठीक है। 1.7 सेकेंड फुल्ली लोडेड टाइम, ओके। 1.7 सेकेंड्स में पूरा वेबसाइट लोड हो गया था, ओके, जो कि आपको इसमें भी दिख रहा था, इसमें भी 1.23 के आसपास था, इसमें 1.7 दिख रहा है, ओके। तो आसपास ही है, राइट। चलो, तो इस तरह से आपको स्पीड वगैरह सब आप देख सकते हैं, ओके। चलो, तो इसके अलावा एक और टूल मैं आपको बताता हूँ, ओके। ये दो टूल है कि एक tools.pingner.com एंड एक ये जीटी मैट्रिक्स। नाउ एक पेज आप एक वेबसाइट देखो, पेज स्पीड इनसाइड। पेज स्पीड इनसाइड से लिखना आप गूगल पर, पेज स्पीड इनसाइड, ये गूगल का अपना टूल है, ओके। पेज स्पीड डॉट वेब डॉट डेव, ओके। यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट की लिंक डालनी है, ओके। जैसे देखो, जिनमें.com में फिर से डालता हूँ, एनालाइज करते हैं। बेटर टूल कौन सा है? बेटर टूल यही है, पेज स्पीड इनसाइड, ये सबसे बेटर है। अभी देखो, यहाँ पर आपको चीजें दिखती है, जैसे कि हमारी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड क्या है वो सब दिख जाते हैं, ओके। मोबाइल में क्या रहे हैं, डेस्कटॉप में क्या रहे हैं, वो सब आपको सेपरेट दिखते हैं, ओके। ये भी कुछ कुछ इश्यू होंगे तो उसे भी डायग्नोसिस करके आपको ये बता देगा कितना टोटल टाइम लगा है। टोटल 1.5 सेकेंड्स लगे हैं हमारी वेबसाइट को लोड होने के लिए यहाँ पे, ओके। एलसीपी, आईएनपी क्या है, ओके, एफसीपी क्या है, वो सब आपको दिखता है। तो हम लोग इन सारे चीजों को समझेंगे, एलसीपी के बारे में, आईएनपी के बारे में अच्छे से समझेंगे, सीएलएस के बारे में समझेंगे, जितनी चीजें उन सब के बारे में इन डिटेल समझ रहे होंगे, ओके। तो पेज स्पीड के बारे में आज बस इतना ही, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा पेज स्पीड को कैसे चेक करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ओके। देखो, अगर स्पीड अच्छी खासी नहीं है, अगर आपके साइड की स्पीड अच्छी खासी नहीं आ रही, तो उससे ऑप्टिमाइज करने का तरीका बहुत सिंपल सा है, ओके। आप एक तो क्लाउड फ्लेयर यूज कर सकते हैं। क्लाउड फ्लेयर का आप यूज कर सकते हो, जो कि एक सीडीएन होता है, ओके, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करता है जल्दी लोड करने के लिए। अभी वैसे आपकी इसकी रेट नहीं पड़ेगी, वेबसाइट की स्पीड सबकी अच्छी खासी होगी। ये क्लाउड फ्लेयर तब यूज किया था जब आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है एंड लोड होने टाइम लग रहा है, तो हम लोग क्लाउड फ्लेयर का यूज करते हैं, ओके। सीडीएन का यूज तब करते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक कि अभी की आपकी जो वेबसाइट अभी है उसमें इसकी नीड होगी। आपको बस अभी इतना कर लेना है कि जो इमेज या फिर जो भी फाइल्स है, जो इमेज या फिर फाइल्स है, आप उसे कॉम्प्रेस करो, ओके। इसे बस आप कॉम्प्रेस करते चले, वेब पी फुल वेब पी में बनाते चले, तो आपकी वेबसाइट इससे कॉम्प्रेस हो जाएगी एंड स्पीड भी अच्छे खासे मेंटेन रहेगी, ओके। तो इतना बस करके आए आप लोग, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर हम समझेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट में मोबाइल फ्रेंडली क्या होते हैं, मोबाइल फ्रेंडली मतलब क्या होता है, ओके। टूल्स भी इसके सारे काफी सारे दिए गए हैं, ओके, चेक करने के लिए। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी समझेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही टेक्निकल लेक्चर है, राइट। तो सेशन को हम लोग वहीं पे स्टॉप करेंगे अभी, ओके। सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं।